भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज संविधान दिवस है, यानी वो दिन जब हम अपने संवैधानिक अधिकारों के उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ सीधा लिए चलते हैं आपको सदन, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। अन्य आशंकाओं के बावजूद जन साधारण के विवेक में अटूट आस्था दिखाते हुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार सभी नागरिकों को दिया। इसके पहले किसी भी लोकतंत्र में आरंभ से ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 16 जून 1949 को जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो वह प्रस्ताव बिना किसी खास प्रतिरोध के सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस संदर्भ में विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद मताधिकार प्राप्त हो सका था, परंतु हमारे देश में न केवल महिलाओं को आरंभ से ही मताधिकार प्रदान किया गया, बल्कि कई महिलाएं संविधान सभा की सदस्य भी थीं और उन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। हम भारत के लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ फाउंडिंग मदर्स ने भी अपना योगदान दिया है। पश्चिम के कुछ विद्वान ये कहते थे कि भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था विफल हो जाएगी, परंतु यह प्रयोग न केवल सफल रहा अपितु समय के साथ और मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि अन्य लोकतंत्रों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारी आज़ादी के समय राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को ये ध्यान में रखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र को निसंदेह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जनगण मन की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। माननीय सांसदगण, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करने से कुछ ही क्षण पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक वक्तव्य दिया था। उनके कुछ शब्दों को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, कोट, एक विधि निर्माता न केवल बुद्धिमान होना चाहिए बल्कि उसमें हर मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की योग्यता भी होनी चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और सबसे बढ़कर जीवन के मूलभूत आदर्शों के प्रति सच्चा बन सके। यदि एक शब्द में कहें तो उसे चरित्रवान होना चाहिए। अनकोट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जनप्रतिनिधियों की योग्यता का कोई मानदंड नहीं हो सकता। फिर भी सांसदों से उनकी अपेक्षा और उनके वक्तव्य में स्पष्ट है, वो चाहते थे कि संसद सदस्यों में उच्च स्तर की नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, पहली अपने स्वयं के आचरण की और दूसरी जनप्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्यों की। माननीय सांसदगण, हमारी यह संसद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर है। संसद की गरिमा की रक्षा में संसद के सभी सदस्य शामिल हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के। सभी सांसद यहाँ कानून बनाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। वस्तुतः ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, वह प्राथमिकता है
अपने क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए और उससे भी बढ़कर राष्ट्र हित में कार्य करना। विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह जन सेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए, तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्विता नहीं समझा जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, अतः हर सांसद की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर में श्रद्धा की उसी भावना के साथ आचरण करें जिसके साथ वे अपने पूजा गृहों और इबादत गाहों में भी करते हैं। प्रतिपक्ष वास्तव में लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सच तो यह है कि प्रभावी प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र निष्प्रभावी हो जाता है। सरकार और प्रतिपक्ष अपने मतभेदों के बावजूद नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के लिए मिलकर काम करते रहें, यही अपेक्षा की जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही परिकल्पना की थी और राष्ट्र निर्माण के लिए यही आवश्यक भी है। यदि आप सभी सांसदगण अपने उत्तरदायित्व को स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के विस्तार के रूप में देखें, तो आपको संविधान निर्माताओं की विरासत को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी का एहसास होगा। यदि आप ये एहसास करेंगे कि आप आज उन स्थानों पर बैठे हैं जहां कभी हमारे संविधान निर्मातागण बैठते थे, तो स्वतः ही आप सबको इतिहास बोध और कर्तव्य बोध का गहरा अनुभव होगा। माननीय सांसदगण, हमारे देशवासियों के कर्तव्य बोध के उल्लेखनीय उदाहरण कोविड-19 की महामारी के दौरान दिखाई दिए। हमारी विशाल जनसंख्या और इसके घनत्व को देखते हुए इस महामारी की असाधारण चुनौती का सामना करना हमारे लिए और भी कठिन था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी तरह से संविधान निर्माताओं को नमन किया। फाउंडिंग फादर्स के साथ फाउंडिंग मदर्स का जो योगदान था उसका भी जिक्र किया। और इसी के साथ अब रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पंजाब सरकार पर नवजोत सिंह सिद्धू ने निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बेअदबी ड्रग्स केस में सरकार को कौन रोक रहा है। तो बेअदबी केस में सरकार पर निशाना साधा है, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार को घेरा है। T/2021 ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ਜਦੋਂ 12 ਲੱਖ ट्रेमाडोल टैबलेट्स ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ऑब्जर्वेशन है कि पंजाब स्टेट फंक्शनरीज फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू them are intentionally protecting drug offenders। कि जान बुझ के, ये मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रहा, ऑब्जर्वेशन है उन्होंने कि जान बुझ के वो सुरक्षा कवच पा के रखते हैं ड्रग ऑफेंडरां नूं। हुण तुसीं रिपोर्ट देखो NDPS की, ये ब्यूरो है NDPS, वो कहता जिहड़ा ड्रग रिलेटेड क्राइम ने पंजाब नंबर 1 ते अज जिहड़े लै गए वो कहते होंदे सी 4 हफ्तियां च खत्म कर देंगे। मेरी गल नूं समझो कि जो मैं गल कह रहा वो तत्थां दे आधार दे उत्ते कह रहा। नाउ सब तो पहला एक कदों होया कि जी रिपोर्ट हाई कोर्ट दे विच सबमिट हुई, ईडी दी रिपोर्ट नवंबर 2017 च पंजाब दे STF नूं हैंडओवर कीती हाई कोर्ट। तो नवजोत सिंह सिद्धू को सुना आपने, अपनी ही सरकार पर निशाना साधा ड्रग्स केस में और बेअदबी ड्रग्स केस। अब देखिए कि किस तरह से बेअदबी केस हो, ड्रग्स केस हो, अपनी ही सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू। रुक करते हैं अगली खबर का। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने एक तरफ विपक्ष के संविधान दिवस से दूरी बनाने पर प्रहार किया, तो वहीं सियासी दलों की मंशा पर सवाल भी उठाए।
राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो संविधान, जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। और इसी में से, और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में, बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है। उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी? बाबा साहब आंबेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आंबेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी ना होना, ये भी एक चिंता का विषय है। हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है। लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे,
भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही वो विपक्षी दल जिन्होंने संविधान दिवस पर सदन से दूरी बनाई, उन पर भी निशाना साधा। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और बात होगी सेना की शक्ति की, सेना के पराक्रम की। पाकिस्तान से सटी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर भारतीय सेना अपनी क्षमता को परखने में जुटी है। इस अभ्यास के जरिए थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास को दक्षिण शक्ति नाम दिया गया है। यह युद्धाभ्यास दूसरे युद्धाभ्यासों से काफी अलग है। इस युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा तटरक्षक बल, बीएसएफ के साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी शामिल किया गया है। इस दौरान इंटेलिजेंस ऑपरेशन का अभ्यास भी किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य सभी को जोड़ते हुए इनके बीच के तालमेल को परखना था। साथ ही यह भी जानने की कोशिश थी कि विपरीत परिस्थितियों में देश की सेना कितनी जल्दी और दमदार तरीके से जवाबी हमला कर सकती है। ऐसा करके दुश्मन का मनोबल कमजोर करने के साथ ही उनके भूभाग पर कब्जा भी किया जा सकेगा। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सेना आधुनिक तकनीक को अपने युद्धाभ्यास में शामिल कर रही है। इसके अलावा कम वजन वाले लड़ाकू, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भी युद्धाभ्यास का हिस्सा बनाया गया है। इस युद्धाभ्यास में इंटीग्रेट बैटल ग्रुप्स यानी IBG को शामिल किया जाएगा। तो पाक बॉर्डर पर हिंद का दम आप देख रहे हैं। जैसलमेर में ये युद्धाभ्यास चल रहा है, जहां पर सेना के साथ साथ आप देखिए कि नेवी को शामिल किया गया है। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर भारतीय सेना अपनी क्षमता को परखने में जुटी है। इस अभ्यास के जरिए थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस मौके पर पहुंची हमारी सहयोगी निदा अहमद की ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। पाकिस्तान चीन की अब खैर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना देश के अलग अलग हिस्सों में सालाना होने वाले सैन्य अभ्यास को कर रही है। बता दें कि पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन सीमा तक भारतीय सेना दुश्मन के नापाक इरादों को फेल करेगी और दुश्मनों का सफाया करेगी। इस काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा और इसे लेकर सैन्य अभ्यास जो है वो क्या जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस वक्त न्यूज इंडिया मौजूद है जैसलमेर में, क्योंकि भारतीय सेना कोरोना महामारी के बाद अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में जुटी हुई है और इसमें कोस्ट गार्ड और बीएसएफ से 30,000 सैनिक जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। जैसलमेर में चल रही सालाना अभ्यास के आखिरी दिन हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और आखिरी दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे सहित तमाम सैन्य अधिकारियों के मौजूद रहने की सूचना है। और आज करीब बताया जा रहा है कि 400 पैरा ट्रूपर्स एक साथ पैरा जम करेंगे और सेना अभ्यास में जुटी हुई है कि कम समय में कैसे ऑपरेशन के लिए सैन्य तैनाती की जाती है। ये सेना का सालाना अभ्यास कार्यक्रम है जिसे EWT यानी
एक्सरसाइज विद ट्रूप्स भी कहा जाता है। समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मौजूद रहने की भी उम्मीदें थी कि वो आएंगे, लेकिन किसी वजह से उनका कार्यक्रम जो है वो टल गया है। सेना इसके अलावा अरुणाचल, हिमाचल में और हिमालय की ऊंची पहाड़ी से लेकर गुजरात के क्रीक इलाके, राजस्थान के गर्म रेगिस्तान से लेकर लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में अपनी तैयारियों को धार देने में फिलहाल जुटी हुई है। आधिकारिक सूत्रों की बात करें तो उन्होंने बताया कि सेना पाकिस्तान से लगती सीमा हो या फिर चीन से लगती LAC सहित सभी इलाकों में हर चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। सेना अभ्यास कर रही है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि कैसे कम समय में और ऑपरेशन के लिए सैन्य तैनाती जो है वो की जाती है, उसको लेकर तमाम बातचीत जो है यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा और भी अहम बातें हैं जो हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना जो है वो पूरे अपने इस अभ्यास को अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में सैन्य अभ्यास कर रही है। और ये सेना का सालाना सैन्य अभ्यास है, जिसे जैसे कि मैंने पहले बताया EWT यानी एक्सरसाइज विद ट्रूप्स भी इसे कहते हैं। इसके अलावा हम बताएं आपको कि सभी संभावनाओं पर किस हालात में किस तरह सेना अपनी प्रतिक्रिया देगी, उसका खाका भी इसी अभ्यास के जरिए तैयार हो रहा है। इसमें युद्ध के हर एक एंगल पर बात की जाती है, हर एक एंगल पर बात कर ऑपरेशन की प्लानिंग तैयार की जाती है, फिर ग्राउंड में इसे वैलिडेट यानी सत्यापित करना होता है। इस वक्त सेना की अलग अलग कमांड जो है इसे अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम में वैलिडेट कर रही है। लद्दाख में पिछले हफ्ते हम बात करें तो अभ्यास इसका पूरा हुआ है, जिसमें अभ्यास ये किया गया कि किस तरह किसी चिन्हित जगह पर सैनिकों को उतारकर उसे कब्जे में लेना है। और इसके अलावा एयरफोर्स के साथ मिलकर विंटर स्टॉकिंग की एयरलिफ्ट एक्सरसाइज भी जो है वो की गई है। तो फिलहाल जैसलमेर में न्यूज इंडिया मौजूद है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन प्लानिंग को वैलिडेट करने का अभ्यास जो है वो तमाम चल रहा है। तो जैसलमेर से हमारी सहयोगी निदा अहमद की खास रिपोर्ट आपने देखी। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। समितियों के प्रारूप को एक रूप देना, एक शिल्पी के रूप में कौन इस दायित्व का निर्वहन करेगा, अम्बेडकर जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी निर्वहन करते थे। अगर आप देखेंगे भारत के संविधान तो जो मूल प्रति भारत के संविधान भारत के गणतंत्र के शताब्दी वर्ष था, उस वर्ष हमें मूल प्रति उपलब्ध कराई गई। और उस मूल प्रति को देख करके लगता था कि वास्तव में भारत के संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे, जिन्होंने भारत की सभी भावनाओं को कहीं पर लिपि के माध्यम से और कहीं पर चित्रों के माध्यम से संविधान में उकेरने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। अगर कहा जाए कि भारत की मूल प्रति ही भारत की आत्मा भी है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए अम्बेडकर स्मारक की आधारशिला के अवसर पर 19 नवंबर 2015 को मुंबई में प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 26 नवंबर की तिथि भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता है। और उसके उपरांत हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को भारत में पहली बार संविधान दिवस
के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष पूरा देश इस संविधान दिवस के साथ जुड़ करके भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को और अपने संकल्पों को जोड़ने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में देखते हैं आज जो यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय राष्ट्रपति जी का, उसने उन सभी भावनाओं का ही प्रतिनिधित्व किया जो भारत के संविधान की मूल भावना है और भारत के संविधान की उन मूल भावना का प्रतिनिधित्व मुझे लगता है या किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मौत, भारत के प्रत्येक नागरिक का महत्व बनना है, क्योंकि भारत के संविधान का वास्तविक रक्षक अगर किसी को माना गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, संविधान दिवस पर बोल रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद संविधान दिवस मनाया जाने लगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कसाब ने जिसको गोली मारी वो उस देविका की सबसे बड़ी गवाही न्यूज इंडिया पर होगी। इसके लिए आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई अर्चना सिंह के पास, जहां उनके साथ है देश की जाबाज बेटी देविका। चारुल, 13 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। ये इतना लंबा वक्त होता है कि इसमें यादें जो हैं वो धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं उनकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती, क्योंकि उस दर्द को वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन जीता है। और 26/11 की ऐसी ही यादें यहाँ मुंबई के तमाम परिवारों में बसी हुई हैं जो उस दर्द को आज भी जीते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी 13 साल बाद वो यादें धुंधली नहीं होती। ये यही पूछते हैं कि कब तक इनका दर्द नहीं जाएगा, जो वादे किए गए वो क्यों पूरे नहीं किए गए और उनकी सुनवाई कौन करेगा। देविका हमारे साथ हैं। 26/11 का वो डरावना दिन आपको याद होगा जब हमने और आपने वो तस्वीरें देखी थी। 12-12 घंटे उस वक्त एंकरिंग कर रहे थे, हम दिल्ली में थे, लेकिन वो तस्वीरें देख के, वो बमबारी देख के कलेजा दहल जाता था। लेकिन ये देविका उस वक्त उस सीएसटी स्टेशन पर मौजूद थी जहां पर कसाब अजमल आमिर कसाब था और अजमल आमिर कसाब की गोली देविका को लगी। ये उस वक्त इसी स्टेशन पर मौजूद थे और उस वक्त देविका की उम्र थी सिर्फ 9 साल 11 महीने। सोचिए, छोटी सी बच्ची 9 साल की जिसने पूरा भयानक मंजर अपनी आंखों के सामने देखा। उसके साथ उसके भाई और पिता भी थे। आज ये बच्ची 23 साल की हो चुकी है, लेकिन वो दर्द और उन जख्मों के निशान अभी भी देविका के अंदर बरकरार है और देविका को वो टीस उठती रहती है। देविका, सबसे पहले तो ये बताओ कि उस दिन क्या देखा? 13 साल हुए, तुम छोटी सी थी 9 साल की, अब भी चीज़ें याद है या धुंधली हो गई? चीज़ें तो हमेशा याद है। वो चीज़ें ऐसी थी कि मैं कभी भूल नहीं सकती। अगर मैंने भूल दिया, मुझे लगेगा कि मैंने आतंकवाद को माफ़ कर दी, और वो मैं चाह के भी नहीं करना चाहती हूँ। आतंकवाद ऐसा है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो दिन, वो पल मुझे हर सेकंड, हर टाइम वो याद आता है। 26/11/2008 को मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पप्पा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों पूना जाने के लिए बैंड्रा से सीएसटी गए थे। 12 और 13 प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पप्पा बोले कि तू टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट लेकर के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुई और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की तो कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं वहाँ देखती एक गुटखा सरी का शख्स है जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक है, वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मेरे आंखों के सामने कई लाशों गिर रही, किसी के सर पे गोली लग रही, किसी के पैर पे। देखा लोगों को गिरते हुए अपनी आंखों से? जी, मैंने मेरे आंखों से देखा कहीं लोगों को मरते हुए। वहाँ पर किसी के हाथ पे, किसी के पैर पर, किसी के पेट पे गोली लग रही है। मुझे तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी उम्र तभी बहुत छोटी थी। मैंने सिर्फ फिल्म में देखी थी कि गोली लगता है, दूसरे दिन तो रियल लाइफ में इंसान ठीक हो जाता है। बट फिल्म में देखती हूँ कि गोली लगती है वो तो ठीक हो जाते हैं दूसरे दिन, बट रियल लाइफ में तो बहुत चीज़ें अलग ही रहती है। 9 साल की देविका को जो गोली लगी थी उसके निशान, उसका दर्द आज भी है। देविका दिखाएंगी 6 बार उनके पैर का ऑपरेशन हो चुका है। इनके पैर में देखिए गोली लगी थी और ये निशान आज भी हैं। देविका, क्या हुआ था? आपके पैर में गोली लगी, उसके बाद क्या आप वहाँ पे पड़ी थी? आप कैसे अस्पताल पहुंची? कितनी बार ऑपरेशन हुआ? क्या तब मैं बेहोश हो गई थी। वहाँ से फिर मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में डॉक्टर ने ऐसे ही लाशों रखी थी, किसी को बेहोश नहीं कर रहे थे, ऐसे टाका दे रहे थे, गोली निकाल रहे थे। तो मैं डर गई, घबरा गई। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए। करीबन जेजे हॉस्पिटल में मैं 1.5 महीना एडमिट रही। पैर का 6 ऑपरेशन किया गया।
जब डिस्चार्ज दिया गया तो मैं मेरे राजस्थान गाँव गई। उसके बाद मुंबई क्राइम ऑफिसर से हमें कांटेक्ट किए गए, बोले कि आप कोर्ट में आके गवाही देने के लिए तैयार हो? तो हमने बोला हाँ। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को देखी थी। तो 10 जून को मैं और मेरे पापा ने दोनों ने जाके हम दोनों ने कोर्ट में आइडेंटिफाई किया था। युद्ध होते थे पहले, जो होते थे खत्म हो जाते थे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद से युद्ध ऐसा युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता। ये युद्ध लगातार चल रहा है और उस युद्ध के जीते जागते गवाह ये देविका जैसे लोग हैं। देविका के पिता नटवर लाल भी उस वक्त मौजूद थे। आपको देविका के घर के अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि देविका क्या कह रही हैं, किस तरह से जीवन और कितना जीवन देविका का। 9 साल की बच्ची जब 23 साल की हो गई है तो क्या उसका जीवन कुछ बदला है, कुछ चेंज हुआ है? देविका, क्या अब कुछ बदला है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, या अभी भी आपको लग रहा है कि उससे निकल नहीं पा रहे हो? उस चीज़ से तो मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी 26/11 से। वो दिन तो वो समय हर किसी को, और जिस पे खास करके जो बीती है वो इंसान जानता है कि वो तकलीफ क्या होता है। 13 सालों में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई। इसके पहले मैं एक नॉर्मल थी, मुझे ये देश के लिए क्या करना है, देश के लिए कैसे क्या किया जाता है, मुझे कुछ पता नहीं था। जब गोली लगी उसके बाद मेरे में एक हिम्मत आई कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूँ और टेररिज्म में ख़त्म करूँ। तब से मेरा एक ही सपना है कि मैं पूरे टेररिज्म को ख़त्म करूँ और जल्दी से एक IPS ऑफिसर बन के आऊँ। देविका, उस दिन आपके पापा और आपके भाई भी आपके साथ थे, आपने उनसे क्या कहा? आपको लगा कि पापा और भाई ठीक हैं, कहीं उनको तो कुछ नहीं हो गया, उनको तो गोली नहीं लगी? जब मुझे गोली लगी थी, मैं बेहोश हो गई थी, गिर गई थी, तो पापा ने मुझे बताया था वो भी मेरे ऊपर गिर गए थे। जो मेरे पैर का खून था वो उनके कपड़े पे लग गया था, तो कसाब उनके बाजू से होके गया था। पापा को देख के वो कि जिंदा है कि मरे, तो पापा ने वहाँ एक्टिंग किया था। उसके बाद मुझे सेंट जॉर्ज में मेरे भाई मिले। मेरे भाई भी करीबन हमसे 2 घंटा बिछड़ चुके थे। डायरेक्टली मुझे हॉस्पिटल में मिले, तो हॉस्पिटल में मैं डरी हुई थी खुद, क्योंकि मैं खुद CST स्टेशन पे इतने सारे लाशों देखती हूँ, गोली फायरिंग देखती हूँ, मेरे सामने बम स्फोट हुआ, एक आतंकवादी को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक है और वो गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मार्क थी आखिर यहाँ हुआ क्या है। मुझे उस टाइम पे ये सब के बारे में कुछ समझ नहीं थी कि यहाँ क्या चल रहा है। तो ये आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को देखने वाली 9 साल की उस वक्त बच्ची, जिसकी उम्र 9 साल 11 महीने थी, देविका है, जिसके जहन में अभी भी वो दर्द ताज़ा है, वो टीस अभी भी उठती रहती है, जख्म के निशान भी नहीं गए हैं। नटवर लाल जी भी हमारे साथ हैं, जो देविका के पिता हैं, ये भी उस वक्त CST पर ही मौजूद थे। नटवर लाल जी, क्या कुछ हुआ और आपके सामने ही आपकी बेटी को गोली लगी, उसके बाद आपने क्या किया? वो 10 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, 2 CST में थे। वो लोगों ने 167 लोगों को मारा और 300 घायल किया। घायल में मेरी बेटी है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि आप पाकिस्तान में अबू साहिद है, लखवी है, दाऊद है, वो लोगों को लाके इंडिया में लाके उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तब हमको शांति होगा। 26/11 हो गया, उससे हमको शांति नहीं है। क्या हुआ था? आपने देखा था कितने लोग CST में आपको दिखे थे? कितने लोग आए, उनके हाथ में बंदूकें थीं? क्या वो बम फेंक रहे थे? क्या चीज़ें थी उस वक्त? CST में 2 आतंकवादी थे, कसाब और अबू इस्माइल थे। और आपने अबू इस्माइल को देखा? हाँ, मैं दोनों को देखा, कसाब और अबू इस्माइल दोनों को देखा, फायरिंग करते हुए देखा। और बोले उसके बाद आप अपनी बेटी को लेकर अस्पताल कैसे पहुंची देविका? वो अस्पताल पुलिस वाला और TC लेके मेरे को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए थे। आखिर रात रखा, सुबह जे एडमिट किया और शाम को जाके गोली निकाला था 27 तारीख को। उसके बाद भी देविका का कई बार ऑपरेशन हुआ, उसका पैर ठीक नहीं हुआ। उसका 6 बार ऑपरेशन हुआ, 27 को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 5 ऑपरेशन, सब मिला के 6 ऑपरेशन हुआ। और आपको तस्वीरें भी वो दिखाएंगे जिसमें 9 साल की बच्ची बैसाखी लेकर चल रही थी। लंबे समय तक देविका को बैसाखी के सहारे चलना पड़ा, क्योंकि पैर में गोली लग चुकी थी, घाव इतना गहरा था और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। देविका के सर के बाल भी काट दिए गए इन्फेक्शन की वजह से। सोचिए, छोटी सी बच्ची ने कितनी मुसीबतें, कितना दर्द देखा। एक छोटी सी जो खेलने कूदने की उम्र होती है। देविका, जब आप बैसाखी लेके चलती थी गवाही के लिए, तब आप कोर्ट भी जाती थी, मन में लगता था कि क्या है जीवन, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैं कैसे इससे उबर पाऊंगी? क्वेश्चन तो था कि आखिर में ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्या सभी के साथ क्यों हुआ, क्योंकि 26/11 में मैं अकेली नहीं हूँ। वहाँ कई लोगों को गोली लगी, कहीं ऑफिसर शहीद हुए, कई लोगों के घर में ऑफ हुए, तो वहाँ वो जो दर्द मेरे साथ नहीं कईयों के साथ हुआ। तो आखिर में हमारे देश में ये हमला कभी नहीं होना चाहिए। से 26/11 के जैसे या 9/11 हो, कोई भी हमला हमारे देश में या कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसे गोली लगती है, जिसके घर में जो ऑफ होते हैं, वही जानते हैं ये दर्द क्या होता है। मेरा बचपन तो चले गया, बट उस बचपन में मैंने बहुत कुछ सीख ली अपने देश के लिए करने के लिए, और एक हिम्मत मिल गई है मुझे, और जो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी मैम।
कहते हैं जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो खुद ही दवा हो जाता है और उससे आप सीखते भी हो। देविका इसकी एक मिसाल है, क्योंकि कई लोग ऐसे दर्द से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन ये 9 साल की बच्ची ने लड़ाई लड़ी है। 13 साल हो गए उस लड़ाई को लड़ते हुए, आज भी वो लड़ाई लड़ रही है और हिम्मत के साथ खड़ी हुई है और आतंकवाद के खिलाफ बात करती है। कहती है IPS ऑफिसर बनेगी ताकि आतंकवाद को ख़त्म कर पाए। देविका, क्या जीवन में आगे करना चाहती हो, क्या कर रही हो, और जो तुमसे वादे किए गए, जो कहा गया, क्या वो चीज़ें हो पाई? वादे तो मुझसे बहुत किए गए, जैसे बोले थे हम आपका रहने का घर का व्यवस्था करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा देंगे, तो ये सिर्फ फेक वादे आए। बहुत सारे मिले, मीडिया पे आके बोले, पर्सनली मिलके बोले गए। सिर्फ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे घाव पे नमक छिड़कने का काम किया है। दर्द पे बोलते हैं ना, दवा लगाने का काम तो किसी ने ज़्यादातर किया नहीं। मेरे अवार्ड सम्मान भी हुए, मुझे सम्मान भी किया गया, बट कहीं जगह से जो मैं सपोर्ट चाहती थी वो सपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिला गया। और मेरी पढ़ाई, अभी मैं 2nd ईयर में हूँ, मेरा पढ़ाई 4 इयर्स का लॉस्ट भी हो चुका था मुझे, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई बीच में छूट चुकी थी। अभी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, BA की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूँ। बस मुझे आप सभी से सपोर्ट मिले और मेरी एक इच्छा है कि मैं मोदी सर से मिलूँ और जो मेरी बातें हैं मैं उनके पास रखूँ। वैसे तो मोदी सर बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस बेटी की तो आवाज़ उनके पास पहुँची नहीं अभी तक। ऐसा नहीं कि 26/11 का हादसे के बारे में उन्हें पता नहीं है, या तो मुझे जानकर भी सब लोग इग्नोर कर रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं, मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। इन 13 सालों में से हर बार मैं अपनी दर्द लेके आई हूँ, मेरे घर में जो प्रॉब्लम हुई है, जो हमारे साथ बीती है, मैंने सब जगह पर बताई है, बट उसका हल नहीं मिल पाया अभी तक। इन 13 सालों में इतना सब कुछ हुआ, धमकियाँ, पापा का बिजनेस छूट गया, भाई हैंडीकैप हो गए, मेरी मॉम 2006 में ऑफ हो गई। बहुत चीज़ें हमने ऐसा देखा कि कभी सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो सम्मान ज़रूर दीजिए ऐसे लोगों को जो शिकार हुए हैं इस हमले का, लेकिन उनकी ज़रूरतें, उनकी मदद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे। और ऐसा एक परिवार नहीं, 175 लोगों की मौत हुई, 300 लोग घायल हुए थे इस आतंकवादी हमले में। समझिए उन परिवारों की स्थिति क्या है। कई परिवारों में तो कई ऐसे लोग हैं जो अपंग हो चुके हैं, चल फिर नहीं सकते, जिनके घर में कोई कमाने वाला बचा नहीं। उनसे वादे किए गए लेकिन उनकी सुध नहीं ली गई। हमारी कोशिश आज न्यूज़ इंडिया पर यही है कि 13 साल बाद ही सही ये जानने की कोशिश करें, क्या उन लोगों को कोई याद कर रहा है, क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे, या ये लोग इसी तरह जिंदगी की जंग अकेले लड़ेंगे। आप जब कोर्ट जाती थी गवाही देने, और आपने कितने समय तक आपने बैसाखी का इस्तेमाल किया उस दौरान, और बैसाखी जब से चलती थी तो कैसा लगता था, मन में लगता था कभी नॉर्मल हो पाएगी ज़िंदगी, कभी सामान्य रूप से चल पाऊंगी? जब मैं बैसाखी से चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था, मैं पापा को रोज़ पूछती थी, पापा मैं अपने पैरों पे कब चल पाऊंगी। जब मुझे डॉक्टर ने पहली बार बैसाखी ला के दिया था तो मुझे बहुत घाई थी चलने की, क्योंकि मैं 1 महीने के ऊपर तब मैं हॉस्पिटल में सिर्फ सोई हुई थी बेड पे, मुझे कभी उठने नहीं मिलता था। तो एक छोटे बच्चे को कैसा रहता है भागना, मेरे मन में भी वैसा था कि मैं कब भागूँ, खेलूँ। जिस दिन बैसाखी ला के दिया मेरे पैर में रॉड लगी थी, मैं गिर गई पहले दिन ही बैसाखी से चलने के लिए, क्योंकि पापा मेरे साथ नहीं थे तभी। फिर पापा को बुलाया तो पापा ने मुझे वो बैसाखी पे पूरा हॉस्पिटल घुमाया। तो कई टाइम तक मुझे ऐसा लगता था शायद आज जैसे मैं नॉर्मल चल पाती हूँ तो ज़िंदगी में मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगा था मैं खुद एक अपंग हो गई हूँ, मैं एक पैर से ही चलूँगी। वो जो आज भी इंसान अपंग है, मैं समझ सकती हूँ उनका दर्द क्या होता है। वो एक पैर पे पूरी ज़िंदगी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जब मैं खुद, मेरे पापा भाई ने मुझे संभाला, मेरी मम्मी नहीं थी, फैमिली से सभी लोगों ने हमसे दूरी बना ली थी, क्योंकि हम विटनेस बने थे। तो वो लोग हमसे डरते थे, बोलते इनको मारने आएगा आतंकवादी तो हम क्यों मरे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी, सोचा नहीं था कि ये सब देखना भी पड़ेगा, मुझे बैसाखी से चलना पड़ेगा। बट इनफैक्ट 3 साल बाद मेरा बैसाखी छूट गया और अब मैं नॉर्मली चलती हूँ। और देविका नॉर्मली चल पाई, उसकी वजह सिर्फ, इससे बात करके मैं यही कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी हिम्मत है। जो हिम्मत बड़े बड़े हार जाते हैं वो इस बच्ची ने दिखाई। इसीलिए कहते हैं बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझदार होते हैं। नटवरलाल जी, जब 3 साल तक आपकी बेटी बैसाखी से चलती थी, क्या बीतती थी एक पिता के मन में? वो तो दर्द बहुत है, वो दर्द बहुत है, लेकिन कोई काम नहीं आएगा। जब बड़े बड़े नेता लोग बड़े बड़े वादा करता है तो वादा क्यों भूल जाते हैं। ऐसे कलेक्टर ऑफिस से बोले कि आपको घर देगा 2000 स्क्वायर फुट का, पेपर खा गए। अभी भी कोर्ट में केस किया गए साल, 13/10 को पास हुआ हाई कोर्ट से, अभी भी नेता लोग वो पेपर कहाँ दबा के बैठा है उसका भी पता नहीं है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। अभी आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपका कामकाज कैसे चल रहा है? क्या वो अगर 26 नवंबर 2008 नहीं हुआ होता तो आज आपकी ज़िंदगी कुछ और होती? नहीं, हमारा जब धंधा अच्छा था, हम बिजनेस 2 टाइम खाना बना के खाते थे, हमारे चलता था हमारा धंधा व्यापारी लाइन का। वो होने के बाद हमारा धंधा ही बंद करा दिया ना गवर्नमेंट ने, कि नहीं आप करोगे तो आतंकवादी आ जाएगा, बाजार में जाओ तो आतंकवादी आ जाएगा, व्यापार लोग के पीछे हट गया, आतंकवादी आएगा तो तुम तो मरो नहीं, हमको मार डालेगा।
आप बाजार में मत आओ, ये सब आता तकलीफ उठाई हम लोगों ने। मतलब ये सोचिए समाज के रूप में हम क्या करते हैं। हम ऐसे लोगों की हिम्मत बनने की बजाय, उनके पीछे खड़े होने की बजाय उन्हें डराते हैं, कहते हैं कि आप गवाह बने हो, आप कोर्ट में जाते हो, आपके ऊपर खतरा है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। सोचिए इस बच्ची ने इस खतरे को उठाया है। 9 साल 11, बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी जिसमें शायद समझ भी नहीं होती, सिर्फ स्कूल जाना और खेलना, यही 2 चीज़ बच्चों को आती, बाकी ज़िंदगी की किसी चीज़ की कोई समझ नहीं होती। लेकिन उस उम्र में ये बच्ची कोर्ट जाती थी, इससे लोगों ने, परिवार ने, दोस्तों ने, समाज ने सबसे दूरी बनाई। तो सवाल आप पर, हम पर और इस पूरे समाज पर भी है कि क्यों हम ऐसे लोगों की ताकत नहीं बनते, क्यों हम इस बच्ची के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। हम ये नहीं कह सकते थे कि तुम गवाही दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम कभी अकेली नहीं होगी। आपको लगा उस वक्त कि बहुत अकेली हो गई हो देविका? मैंने ऐसा महसूस नहीं किया क्योंकि मेरी ताकत मेरे पापा है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि बेटा कभी डरना नहीं, जो कर रहे हो अपने देश के लिए कर रहे हो। तो उन्होंने कभी मुझे पीछे भागना सिखाया नहीं। धमकियाँ भी आई, अगर धमकियाँ आई थी तभी भी हम पीछे भाग सकते थे, हट सकते थे, पर हमने कभी भागे नहीं। तो मेरी हिम्मत, मेरी ताकत मेरे पापा है। और उनके बाद मैं ज़्यादा मानती हूँ तो आर्मी ऑफिसर को मानती हूँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, जैसे पुलिस ऑफिसर है, आर्मी है। जब वो बॉर्डर पर रह के हमारे देश के लिए इतना कुछ कर सकते, तो हम तो देश के अंदर रह के कुछ तो कर सकते ना अपने देश के लिए। सोचिए ये देश की बेटी है जो देश के लिए कुछ करना चाहती है। आतंकवादी हमले का सामना किया, उसके बाद गवाह बनी, 3 साल बैसाखी से चली, 6 ऑपरेशन हुए और आज भी हिम्मत बरकरार है। सलाम है देश की ऐसी सभी बेटियों को, क्योंकि हमें 175 परिवार जिनके घर में मृत्यु हुई किसी ना किसी की, और 300 वो परिवार जिनके घरों में लोग घायल हुए, उनको भी नहीं भूलना है। न्यूज़ इंडिया आज उन सबको श्रद्धांजलि देता है और उनके शौर्य के लिए उनको सलाम करता है। देविका, हम उम्मीद करते हैं आपकी हिम्मत इसी तरह से बनी रहे, इसी तरह से डटे रहो, और हमारा वादा है कि हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो वाकई अर्चना, आपने जो दिखाया देविका का ये जो जज्बा है वाकई काबिल तारीफ है, और वाकई ऐसे जज्बे को सलाम है। न्यूज़ इंडिया ऐसे लोगों को सलाम करता है जिन्होंने लगातार देश के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी हिम्मत जो है वो टूटी नहीं है। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।